हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आज हम जो आपका बाल विकास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। और जो 30 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, टोटल आपका 50 नंबर का पेपर रहता है। 50 नंबर में आपके 30 नंबर के मार्क्स जो होते हैं वो आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन के लिए मैंने 3-4 क्लासेस आपको करा दी है। तो इसके पहले भी मैंने कुछ क्लासेस ली हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है। और पीडीएफ के लिए मैंने बताया है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उनको अच्छे से देख के और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जितने भी नए यूज़र्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो फिर हम डिस्कस करते हैं अपने जो है इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, डेसील ने समायोजन के बारे में क्या कहा है? तो व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। ठीक है। डेसील ने क्या समायोजन के बारे में कहा? व्यक्तित्व जो है व्यवहार प्रवृत्ति का एक समग्र रूप है जो व्यक्तियों के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। फिर आल्पोर्ट ने समायोजन के बारे में क्या कहा है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुण का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समायोजन के निम्न कार्यों के लक्षण लिखिए। समायोजन के निम्न कार्यों के लक्षण लिखिए। तो पहला क्या है आपका? शारीरिक बनावट। दूसरा है आपका बुद्धिलब्ध। तीसरा है आपका संवेगात्मक अभियंत्रण। और चौथा है दोस्तों सामाजिक स्थिति। फिर यहाँ पे 87 आपका क्वेश्चन है, जीएस रास ने चिंतन के बारे में क्या कहा है? तो जीएस रास के अनुसार चिंतन जो है आपका ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। ज्ञानात्मक और मानसिक प्रक्रिया है। फिर यहाँ पे कह रहा है, शैशवावस्था में बालक किस प्रकार का चिंतन करता है? तो शैशवावस्था में जो बालक चिंतन करता है वो दोस्तों उसका चिंतन क्या कहलाता है? प्रतीयात्मक चिंतन करता है। ये दोस्तों आपका टैट और सीटेट एग्जाम के लिए भी ये वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए भी जो है इनको देख सकते हो। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फिर कह रहा है, बाल्यावस्था में बालक किस प्रकार का चिंतन करता है? तो किसी पदार्थ के प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न होने पर भी दूसरी वस्तु का चिंतन करता है। फिर कह रहा है, किशोरावस्था में बालक किस प्रकार का चिंतन करता है? तो इस अवस्था में बालक जो है समस्या के उपस्थित होने पर मस्तिष्क में उसे हल करने के लिए अनेक विचार करता है। बालक सक्रिय चिंतन करता है। ठीक है। बालक कैसा चिंतन करेगा? तो यहाँ पे सक्रिय चिंतन करेगा। फिर यहाँ पे आपका देखते हैं, गेट्स तथा अन्य में चिंतन के बारे में क्या कहा है? तो तर्क एक उत्पादक चिंतन है जिसके पूर्व अनुमत पुनः गठित किए जाते हैं अथवा पुनः पुनः नए रूप में समस्या को हल करने के लिए एकत्र किया जाता है। तो यहीं पे आपका 92 क्वेश्चन क्या कहता है, शैशवावस्था में बालक किस प्रकार का तर्क करता है या करता है? तो इस अवस्था में तर्क का विकास होने लगता है। ठीक है। अगर तर्क की बात करेगा तो शैशवावस्था में जो है तर्क का विकास होने लगता है। समस्या को हल करने की अभियोग्यता आयु के साथ साथ होने लगती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक किस प्रकार का तर्क करता है? तो इस अवस्था में बालक के जो अनुभव का या विधि के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण करता है। ठीक। किसी सिद्धांत का क्या करेगा? तो यहाँ पे निरूपण करेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था में बालक किस प्रकार का तर्क करता है? यहाँ पे बाल्यावस्था में बालक की बात हो रही है। तो इस अवस्था में बालक के अनुभव या विधि के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण करता है। यहाँ पे जो है मेन अनुभव की बात हो रही है। फिर किशोरावस्था में बालक किस प्रकार का तर्क करता है? तो इस अवस्था में बालक सबसे पहले तथ्यों का अवलोकन करता है तथा नियम का सत्यापन करने की क्षमता विकसित करता है। मतलब जो इसमें होगा क्या, सबसे पहले जो है वो तथ्यों का अवलोकन करेगा कि जो भी है उसके बारे में पहले समझेगा, उसको ध्यान देगा, उसके बाद जो है उसके बारे में चिंता व्यक्त करेगा और तर्क करेगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम, कुछ क्वेश्चन यहाँ भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है आपका, सामान्य लोगों में वंशानुक्रम में कैसा विश्वास है? तो सामान्य लोगों का विश्वास है कि जैसा जो है आपका
पिता है उसी प्रकार जो है पुत्र होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा, पुत्र होता है। फिर कह रहा है वंशानुक्रम को किस नाम से पुकारते हैं। तो वंशानुक्रम को कैसे किस नाम से पुकारेंगे, पैतृकता आनुवंशिकता के नाम से वंशानुक्रम को पुकारते हैं। फिर कह रहा है वुडवर्थ को वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा है। तो वुडवर्थ को क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। समय जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा है। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूरा योग है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूरा मानव जीवन किस प्रकार के कोषों का योग है। किस प्रकार के कोषों का योग है। तो पूरा जीवन मानव जीवन विज्ञान की दृष्टि से यह कोषों का योग होता है। फिर मानव शरीर का प्रारंभ कितने कोषों से होता है। तो मानव शरीर का जो प्रारंभ होगा वो दोस्तों कितने कोषों से होगा, वो एक कोष से होगा। यहीं पे अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष और स्त्री के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा पुरुष और स्त्री के कोष में 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, टोटल की बात करेगा तो 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर कह रहा है संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो संयुक्त कोष में की बात करेगा तो जो यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं 23 युग्म होते हैं। हमारी सर्वस्त्र परंपराओं में कितने गुणसूत्रों में निहित है। तो 46 गुणसूत्रों में निहित है। प्रत्येक गुणसूत्र में कितने पैतृक होते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक पैतृक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोरेनसन ने वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा है। सोरेनसन ने वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा है। तो पितृक बच्चों के प्रमुख विशेषताएं और गुणों को निर्धारित करते हैं। पितृकों के सम्मेलन के परिकरण को हम वंशानुक्रम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अनुभव और अध्ययन के आधार पर कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया है। तो कितने नियम हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं, आप देख सकते हो। पहला क्या है दोस्तों, बीज कोष की निस्तरता, समानता का नियम। फिर आपका विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों का संक्रमण और मेंडल का नियम। ये 6 प्रकार के जो है आपके 6 प्रकार के जो है अध्ययन के बारे में प्रतिपादन किया गया अनुभव के अध्ययन के आधार पर। ठीक है, इनके रूल्स जो है बताए गए हैं यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, विभिन्नता का नियम क्या है। ठीक है, विभिन्नता का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होता है। एक ही माता पिता के बच्चों में के साथ होते हुए भी रंग रूप स्वभाव से भिन्न होते हैं। विभिन्नता का मतलब क्या है, बालक जो है एक ही माता पिता के होते हुए भी, समान होते हुए भी, जो उसमें उसका रंग रूप जो है, किसी स्वभाव जो है, इनमें क्या होता है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। फिर कह रहा समानता के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो समानता के नियम का जो प्रतिपादन था वो सोरेनसन ने किया। फिर यहाँ पे है मेंडल का नियम क्या है। तो मेंडल के अनुसार वर्ष संकर प्रणाली व वस्तुएं अपने मौलिक सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। मौलिक क्या है, सामान्य की ओर अग्रसर होती हैं, सामान्य की ओर अग्रसर होती हैं। फिर मेंडल का प्रयोग व निष्कर्ष लिखिए। तो उन्होंने अपने गिरजाघर के बगीचे में बड़ी व छोटी मटर बराबर संख्या में बोई। उगने वाली सब वर्णशंकर जानते थे कि इन वर्णशंकर मटरों को पुनः बोया गया। इस प्रकार पुनः उगने वाली मटरों को कई बार जो है बोया। अंत में उसे ऐसी मटरें मिली जो वर्णशंकर के बजाय शुद्ध थीं। ठीक है, जो कैसी थी, वर्णशंकर के बजाय जो है वो शुद्ध मटर थीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक व वंशानुक्रम के प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रभाव और प्रतिपादन का नियम यहाँ पे दिया गया है, जो आप देख सकते हो। चलिए मैं इसका बता भी देता हूँ। एक है मूल शक्तियों का प्रभाव। ठीक है, इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, कार्ल पियर्सन ने। प्रजाति का श्रेष्ठता पर प्रभाव, क्लीनबर्ग ने। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, कैटेल ने। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, विनाशी ने। फिर चरित्र पर प्रभाव, डगडेल ने। महानता पर प्रभाव, गाल्टन ने। और बुद्धि पर प्रभाव, गेडार्ड ने। और संचयी पर प्रभाव जो है कार्ल सैनिक ने। ये जो है मेन आपके हो गए। फिर दोस्तों देखते हैं,
फिर दोस्तों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है। इस तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है, परि का अर्थ क्या होगा, चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला, जो चारों ओर से क्या करता है, आवृत्ति करता है। फिर नेक्स्ट है रॉस ने वातावरण के बारे में क्या कहा है। तो वातावरण क्या है, बाहरी शक्ति है, ठीक है। रॉस ने क्या कहा, वातावरण जो है वो बाहरी शक्ति है। फिर कहना है एनास्टॉमी ने वातावरण के बारे में क्या कहा है। तो वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को क्या करेगी यहाँ पे, तो प्रभावित करेगी। फिर यहीं पे है आपका परिवार का वातावरण किस प्रभाव के क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है। तो परिवार का वातावरण जो है संस्कृति, शिक्षा स्तर पर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और सहयोग, पालन पोषण आदि का प्रभाव बालक पर एवं उसकी क्रियाकलापों पर पड़ता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है पारिवारिक वातावरण किससे प्रभावित करता है। तो पारिवारिक वातावरण तथा सदस्यों का प्रभाव बालकों के विकास को प्रभावित करता है। यहाँ पे अगर किस्से की बात होगी तो बालकों के जो है विकास को प्रभावित करेगा। फिर कह रहा है परिवार बालक का कौन सा जो है सोपान है। तो परिवार बालक का प्रथम सोपान है, यहाँ पे प्रथम सोपान है। फिर दोस्तों यहीं पे आपका क्वेश्चन बनता है सामाजिक स्थिति का बालक किस प्रकार का जो है योगदान होता है। तो किस प्रकार का योगदान होगा, सामाजिक स्थित बालक संपूर्ण विकास में पूर्ण रूप से जो है आपका योगदान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है बताओगे कि कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके अलावा जितने भी नए यूज़र्स हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे ही नई कोई अपडेट रहती है हम आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।